हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 11। इससे पहले इस कहानी के 10 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी अपने बीते कल को याद कर रही थी और कैसे वो अपने घर से भागी थी। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। किस तरह से राका उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था और उसकी सौतेली माँ उसे बेचना चाहती थी। यही सारी सोच कर बातें वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी थी। चलिए देखते हैं अब आगे। तभी सुबह का वक्त था। अवनी इस वक्त घर के कामों में बिजी हो गई थी। तभी महेश जी अवनी को आवाज़ देकर बोले, अवनी यहाँ आओ बेटा। उनकी बात सुनकर अवनी वहाँ पर आई और उसे देखकर महेश जी बोले, 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी है बेटा, तो आज अपनी माँ के साथ जाकर तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आप सभी अभी फ्लैशबैक को ही पढ़ रहे हैं। अवनी अभी अपने ख्यालों में ही है। अपने पिता की बात सुन जैसे अवनी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई हो और वो एक कदम पीछे हो गई। अवनी की आंखें भी भीग चुकी थी। उसके सामने अचानक से शादी की बात, और ये करने से पहले उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसे शादी करनी है या नहीं। महेश जी ने सीधा फैसला सुना दिया। तो अवनी पहले ही अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, पर आज वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करते हुए 2 शब्द बोली, हमें शादी नहीं करनी। अवनी की ये बात सुन महेश जी अपनी कड़क आवाज़ में बोले, हमने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है शादी 2 दिन बाद है और तुम्हें करनी है। बात समझ में आ गई ना। महेश जी की धमकी से तो अवनी कुछ भी बोला नहीं जा रहा था उससे, और वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वो सीधा बेड पर आकर लेट गई और अपना मुंह तकिए में छुपा लेती है। वो काफ़ी देर तक रोती रही। उसने ऐसे ही रूही को कॉल कर दिया। एक ही रिंग में रूही ने भी कॉल पिक किया। अवनी रोते हुए रूही से बोली, रूही पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और वो भी 2 दिन में ही। अवनी की बात सुन रूही तो एकदम से परेशान हो गई और उसने हैरानी से कहा, क्या तेरी शादी, वो भी 2 दिन में? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या तूने अपने पापा से बात नहीं की कि तुझे अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी? तभी रूही को जवाब देते हुए अवनी रोते हुए बोली, वो नहीं सुनेंगे रूही, और ना ही मैं उनसे कुछ बोल पाऊंगी। मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनसे इस बारे में कुछ भी बता सकूं। अवनी की बात सुन रूही थोड़ा सा सख्ती से बोली, तो तू क्या चाहती है कि तू पढ़ाई छोड़ दे? तेरे सपनों का क्या होगा अभी? तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी, वरना तेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तू कोशिश कर उनसे बात करने की। तू ऐसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं लेने दे सकती है। तुझे हिम्मत करनी ही होगी। रूही से बात करने के बाद अवनी ने भी काफ़ी कोशिश की अपने पापा से बात करने की, पर सीमा जी ने उसे एक बार भी बात करने का मौका नहीं दिया। अपनी लाचारी से वो सब कुछ करने लगी जो भी उसके घर वाले चाहते थे, और वो भी शादी की तैयारियां करने लगी, मगर उसका मन अंदर से नहीं था। वो तो बस रो सकती थी और अपने आने वाले कल को एक्सेप्ट कर सकती थी, क्योंकि अवनी के पास उसकी सगी माँ भी नहीं थी। तभी 2 दिन बाद आज शादी थी। इन 2 दिनों में अवनी ने 1000 बार कोशिश कर ली थी इस शादी को रोकने की, पर उसकी किसी ने भी एक नहीं सुनी और सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अवनी अपने कमरे में शादी का जोड़ा पहने बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और अपनी किस्मत को बार बार कोस रही थी। तभी मुंबई में बैठी रूही भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। पूरा घर शादी की तैयारियों से सजा हुआ था। शादी बस घर के लोगों के बीच में ही हो रही थी। राका नहीं चाहता था कि अवनी की खूबसूरती कोई और देखे, जिस वजह से उसने ऐसा कहा था, जिससे किसी ने भी बाहर के लोगों को नहीं बुलाया। अवनी 2 दिन से रो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें पूरी सूज चुकी थी। हमेशा खिलखिलाता हुआ चेहरा आज बहुत ही ज़्यादा मुरझा चुका था। 1 घंटे में शादी थी, जिसे रोकने में समीर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
समीर अवनी का भाई था जो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर कम उम्र और महज जी के गुस्से से वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। ज्यादा रोने से अवनी के आंसू भी अब सूख चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा थक हार कर अपने आने वाली जिंदगी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से रूही का कॉल आता है। अवनी न्यूज़ कॉल को पिक करते हुए रूही से बोली, अभी अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तू एक काम कर, तू अपनी छोटी माँ से बात कर, अंकल उनकी बात कभी भी नहीं टालेंगे। रूही की बात सुन अवनी थोड़ा सा उदासी से बोली, मुझे नहीं लगता कि रूही वो मेरी हेल्प करेंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं। उनके लिए तो अच्छा ही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, उन्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। रूही अवनी को समझाते हुए बोली, अभी तू एक बार कोशिश तो करके देखना, क्या पता वो मान जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अवनी बोलती है कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। ये सुन रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना फ़ोन रख दिया। अवनी भी तैयार हो चुकी थी और वो भी ऐसे ही सीमा जी से बात करने के लिए जाने लगी थी। अवनी को कहीं भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि सीमा उसकी बात को मान जाएगी। अवनी ने पूरा घर देख लिया और उसे सीमा जी कहीं भी नहीं मिली। थक हार कर अवनी वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे स्टोर रूम से किसी की आवाज़ आई। अवनी ने झांक कर देखा तो वहां पर सीमा जी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हाँ मिस्टर राका, अवनी तैयार है, बस आपका इंतज़ार है, आप जल्दी से आ जाइए और उसे लेकर चले जाइए। सामने से राका ने कुछ कहा तो सीमा जी बोली, डोंट वरी मिस्टर राका, अवनी ये शादी ज़रूर करेगी, उसे करनी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल मैंने पूरे 50 लाख जो लिए हैं आपसे, उसे आपको देने के लिए, तो आपका काम तो पूरा होना ही बनता है ना। वैसे भी आपको मना करना मतलब खुद की मौत। आप चिंता मत करिए, बस बारात लेकर आ जाइए। सीमा जी की यह बात सुन अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहां पर नहीं रुकी और सीधा अपने कमरे में भागकर आ गई। अवनी ने जल्दी से अपने रूम में आकर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसके आंसू जो थम चुके थे वो फिर से बहने लगे। उसे यकीन करना मुश्किल था कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ ऐसा करेंगी। वो रोते हुए जमीन पर गिर गई। काफी देर तक रोने के बाद शादी का समय आ गया था। सीमा जी उसे बुलाने आई। उन्होंने कहा कि अवनी 10 मिनट में तू बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, बारात पहुंच चुकी है दरवाजे पर। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चली गई, क्योंकि अवनी के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद अवनी अपनी जगह से उठी और रूही को कॉल कर सारी बात बता दी। रूही को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन दोनों को अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था, जिस वजह से अवनी को इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसे इतना बड़ा धोखा मिला है। उसने बिना किसी की परवाह किए यहाँ से जाने का सोच लिया। रूही ने भी उसका साथ दिया। अवनी ने रूही से कहते हुए कहा कि रूही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, पर किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी है। यहाँ तक तो मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर वो ऐसा करेंगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी और मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। बहुत हो गया है सबकी मर्जी, अब मैं अपनी मर्जी से चलूँगी। मुझे नहीं चलना है किसी की मर्जी से और ना ही अब मुझे किसी की परवाह है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, ये शादी छोड़कर, जिसके दूल्हे के बारे में मुझे अब तक नहीं पता। अवनी की बात पर रूही बोली कि अभी तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू बस ही वहाँ से किसी तरह से निकल कर मुंबई आ जा, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। मुझे पता है कि तू इस शादी से खुश नहीं है और तेरी तो स्टडी भी अभी पूरी नहीं हुई है। कॉलेज के एडमिशन की भी लास्ट डेट आ चुकी है। तू बस निकल कर मेरे पास आ जा, तेरे लिए टिकट मैं बुक करती हूँ, उसके बाद तू यहाँ पर आ जा। अपने ख्यालों में गुम अवनी का ध्यान तब टूटा जब अवनी का फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। अवनी ने कॉल आ रहे नंबर को देखा तो वो नंबर अननोन नंबर था। अवनी ने जल्दी से उठकर अपने आंसुओं को पोंछा और कॉल को पिक किया। तभी उधर से बहुत ही टेंशन भरी आवाज़ आई, मैं हूँ दी समीर। समीर की आवाज़ सुनकर अवनी के होश ही उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं था कि इस वक्त समीर उसे कॉल करेगा। इनफैक्ट उसके किसी को भी कॉल आएगा उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि अवनी का नंबर उसे कैसे मिला।
उसकी आवाज़ से अवनी फिर से इमोशनल हो गई और अवनी अपनी आवाज़ में थोड़ी सी कठोरता लाते हुए बोली, समीर? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती हूँ, प्लीज़ आप फ़ोन रखिए। अवनी की बात सुनकर समीर बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था, पर वो अपनी दी की आवाज़ अच्छे से जानता था। फिर उसने अवनी को समझाते हुए कहा, क्या आप सच में मुझे नहीं जानती हैं दी? मैं समीर, आपका छोटा भाई, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ दी, जिसके लिए आपने कई बार पापा से डांट भी खाई थी। समीर की बात सुन अवनी रूड होकर बोली, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला समीर? अवनी की आवाज़ से समीर की सिट्टी पिट्टी कूल हो गई थी। वो अटकती हुई आवाज़ में बोला, वो मैं दी। अवनी बीच में ही बोली, वो क्या समीर? समीर जवाब देते हुए बोला, दी, वो मैंने रूही दी से मांगा है आपका नंबर। मुझे पता था कि आप रूही दी की हेल्प ज़रूर लोगी, इसीलिए मैंने दी को कन्विंस किया। पहले तो वो मुझे नहीं दे रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों से मांगने के बाद उन्होंने मुझे दे दिया। अवनी गुस्से में बोली, इस रूही की तो मैं। समीर अवनी को शांत करते हुए बोला, दी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे चिंता हो रही थी आपकी, और आप तो कुछ भी नहीं छुपाती थी मुझसे, तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली मुझसे? आपने मुझे बताया भी नहीं। आपको इतनी भी भरोसा नहीं था क्या अपने छोटे भाई पे? अवनी चिंता भरी आवाज़ में बोली, ऐसी बात नहीं है समीर, आई ट्रस्ट यू, पर उस वक्त मैं किसी को भी बताने की हालत में नहीं थी। मुझे बस वहाँ से दूर जाना था। अवनी की बात सुन समीर थोड़ा चिंतित से बोला कि दी, हमें पता है कि आप मुंबई में ही हो, हम भी मुंबई में ही हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। मैंने किसी को भी नहीं बताया है। अवनी काफ़ी देर तक समीर से बातें करती रही। उसे ध्यान भी नहीं रहा कि बातें करते हुए कितना वक्त हो गया है, और उसने समीर को कहा कि अच्छा ठीक है समीर, मैं फ़ोन रखती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, बाय। सामने से समीर मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है दी, अपना ख्याल रखना और आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बाय दी, लव यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अवनी भी मुस्कुराते हुए समीर से बोली, लव यू टू ब्रो, और मैं अपना ख्याल रख लूँगी, ओके गुड नाइट, और फ़ोन रख देती है। अवनी की नज़र सामने गई, उसका दिल तो अचानक से जोरों जोरों से धड़कने लगा। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि रणवीर दरवाजे पे ही खड़ा था, अवनी को ही देख रहा था, जिसकी आंखों में अवनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। उसे देख अवनी ने अपना थूक गटक लिया, और वो इसीलिए क्योंकि रणवीर इस वक्त सिर्फ टॉवल में ही था। शायद वो अभी अभी नहाकर आया था। उसके बालों से आता हुआ पानी उसकी सातिर बॉडी से गुजरकर टॉवेल में कहीं घूम रहा था। वो इस लुक में काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था, पर उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ जुनून नज़र आ रहा था, जो अवनी के लिए ही था। अवनी इस वक्त बस रणवीर को ताड़े जा रही थी, और उसकी नज़र लगातार उसके सीने पे थी। उसकी नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। रणवीर भी बिना रुके अवनी की तरफ बढ़ गया। वो अवनी के एकदम करीब पहुंच गया। ये देख अवनी की धड़कनें अचानक से रुकी सी महसूस होने लगी। तभी रणवीर अवनी के ऊपर झुका और थोड़ा गुस्से भरे लहजे से कहा कि आप किसे आई लव यू कह रही थी जान? रणवीर की आवाज़ सुन अवनी तो मानो होश में आ गई हो, और वो रणवीर से दूर होते हुए पीछे खिसकने लगी और बोली, हम वो इधर उधर देखते हुए बोली, वो किसी को नहीं, वो तो हम अपने भाई को बोल रहे थे। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने उससे बात नहीं की थी। अवनी की बात पर रणवीर भी बेड पर चढ़ गया, और उसने अवनी को अपनी बाहों में खींचकर बहुत ही प्यार से लो वॉइस में कहा, ओ रियली जान, पर हमारे अलावा आप किसी को भी नहीं बोल सकती हैं आई लव यू। आप पे सिर्फ हमारा हक है, और आप सिर्फ हमें ही आई लव यू बोल सकती हैं, और किसी को भी नहीं, समझी आप? यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं। रणवीर की बात सुनकर अवनी के छक्के छूट गए, और वो अपनी टिमटिमाती आंखों से रणवीर को घूरते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में उसके लिए थोड़ा सा गुस्सा झलक रहा था। अवनी रणवीर से छूटने की कोशिश करने लगी, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। वो रणवीर की हरकत देखकर अपने मन में ही बोली, कितने बड़े पॉजिटिव हैं ये, हमारे भाई से भी जल रहे हैं। कोई इंसान किसी के भाई से कैसे जल सकता है? रणवीर अवनी के एक्सप्रेशंस देखकर रणवीर ने अपने हाथ अवनी की बॉडी पर चलाने लगता है,
तभी उसने अपना चेहरा अवनी के नेक घुसाते हुए कहा, यस आई एम जान। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं। आप पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और किसी का नहीं। रणवीर की बातें अवनी को बेचैन कर रही थी। ऊपर से उसकी ऐसी हरकतें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो जब चाहे उसके करीब आता था, जिस वजह से अवनी के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते थे। उसकी सांस उखड़ने लगती थी। तभी रणवीर की हरकतें उसे बहुत ही ज़्यादा मदहोश कर रही थीं। रणवीर के करीब आने से उसे ऐसा क्यों होता था कि वो सारी चीज़ें भूल जाती थी। ये अवनी समझ नहीं पा रही थी। रणवीर ने अवनी की बढ़ती हुई सांसों को देखा और उसके नेक पर किस करने लगा। रणवीर के टच से अवनी भी थोड़ा सा सिरसिराने लगी। उसने कस के बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया और अवनी ने रणवीर को रोकते हुए अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? रणवीर अवनी के नेक को लीक करते हुए बोला, हम तो आपको देखना चाहते थे। रणवीर की बात सुन अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर बोली कि ठीक है, अब आप यहाँ से चले जाइए। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उससे दूर हो गया। उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। उसने अवनी को देखा जो खुद को रोकने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती थी। रणवीर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने अवनी के लिप्स पर छोटी सी किस करते हुए कहा कि अब आप सो जाइए जान, गुड नाइट। रणवीर ने अवनी को देखा और वो सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। रूम में आने के बाद रणवीर ने अपनी आंखें बीच करके कहा कि जान, आप जल्दी से हमें अपना बना लीजिए क्योंकि हम आपके बिना अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। जान है आप हमारी, आपकी दूरी हमारी जान ले रही है। प्लीज़ हमसे और भी ज़्यादा वेट मत कराइए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा वेट कर चुके हैं पहले से ही। तभी सुबह का वक्त था। अवनी और रणवीर इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो मीना आंटी उन्हें नाश्ता परोस रही थी, जिसे देखकर अवनी ने भी काफ़ी बुरा सा मुंह बनाया हुआ था। पर रणवीर के घूरने से अवनी भी बेमन से खा रही थी। वो अपने मन ही मन रणवीर को बार बार कोस रही थी। खाना खाने के बाद रणवीर ने अवनी के चेहरे को अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह को नैपकिन से साफ करने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली तरीके से क्लीन कर रहा था, जिससे अवनी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। और खाने के बारे में सोचकर उसका मुंह फिर से बन गया और वो रणवीर से बोली, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। आप हमें ऐसा खाना देते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमें रोज़ ये सारा खाना क्यों देते हैं? क्या आपके पास पैसे कम हैं जो हमें ये सारा घास फूस खाने पर मजबूर करते हैं? उसकी बात सुन रणवीर अवनी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या आप हमारा बैंक बैलेंस जानना चाहती हो? वो जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए सीट पर बैठ गया और बोला, गुड मॉर्निंग वीर। उसकी ये हड़बड़ी देखकर अवनी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से बोली, आपको ये सब क्या हो गया? आप ऐसे अटक अटक कर क्यों बोल रहे हो? क्या आपके गले में प्रॉब्लम है? अवनी की बात पर रणवीर अवनी के माथे पर किस करके उठा और बोला, उसके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है जान, बल्कि उसके दिमाग में है, तभी तो वो थोड़ा सा ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। वैसे आप इसे इग्नोर करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी के दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई, जो मानव ने नोटिस कर ली थी। मानव ने रणवीर को इशारा कर उसे देखने लगा और बोलने लगा कि रणवीर ने अवनी को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रणवीर ने अवनी को खड़ा किया और अपनी बाहों में लेकर बोला, स्टॉप रिएक्टिंग जान, हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं। हम बहुत ही अच्छी और शांति जगह पर जा रहे हैं। हम जहाँ जाने वाले हैं ना, वहाँ जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं भी तो हूँ आपके साथ, फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणवीर ने अवनी को अलग किया। अवनी ने भी रणवीर की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र नजर आ रही थी। एक जुनून था जो कह रहा था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तभी अवनी ने रणवीर को स्माइल पास की और मानव की तरफ देखकर बोला, भैया
आप भी चलिए ना हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। मानव को साथ ले जाने की बात से अवनी की आंखें एकदम से छोटी हो गई। जो मानव जानता था, उसने अपनी थूक गटकते हुए अवनी से कहा कि प्रिंसेस, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं, हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी है। सॉरी। मानव की बात सुनकर अवनी का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। मानव जानबूझकर ऐसा कहता है क्योंकि रणवीर उसके गुस्से को वो अच्छे से जानता था। कुछ वक्त बाद रणवीर अवनी इस वक्त कार में थे। रणवीर अपने लैपटॉप में बिजी था तो वहीं अवनी भी बेमन से बाहर देख रही थी। कार में पूरी तरह से शांति थी। पैसेंजर सीट पर विक्की बैठा हुआ था और अमन गाड़ी चला रहा था। कार की शांति का भंग करते हुए रणवीर विक्की से बोला, विक्की, जो चीज़ तुम्हें अरेंज करने के लिए कही थी क्या वो हो चुकी है? रणवीर के सवाल का जवाब देते हुए बोला, यस सर, हो चुकी है और जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां पर पहुंच चुकी है। अपनी बात खत्म करने के बाद रणवीर ने अवनी को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी साफ दिख रही थी। रणवीर ने अपना लैपटॉप ऑफ किया और अवनी को अपनी बाहों में खींचकर बोला, जान, जब हम आपके साथ हैं तब आपका ध्यान सिर्फ हम पर होना चाहिए ना। आप ये किसके बारे में सोच रही हैं? रणवीर की बात का अवनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी रणवीर ने अपनी आवाज़ में सॉफ्टनेस ला कर कहा कि क्या हुआ है आपको? आप इतना ज़्यादा सैड क्यों हो? रणवीर की बात पर अवनी ने अपना सिर रणवीर के कंधे पर रखा और कहा कि क्या हम इतने बुरे हैं कि कोई हमें पसंद नहीं करता है, ना कि हमारी शक्ल देखना चाहता है? अवनी की बात ने रणवीर को कंफ्यूज कर दिया था। उसे अवनी की कंडीशन के बारे में पता था, पर वो अंदर से कितना ज़्यादा हर्ट है उसका वो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता था। रणवीर ने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा, आपको किसी और के बारे में सोचकर खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जान। हम हैं आपके लिए और हमारा प्यार ही काफ़ी है आपके लिए। किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको। अवनी रणवीर की बातें सुन रही थी पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देखकर रणवीर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी उसे डॉक्टर की बात अचानक से याद आई। उन्होंने कहा था कि अवनी को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहिए जहां पर वो खुलकर जी सके। इसी वजह से रणवीर यहाँ पर आ रहा था। रणवीर अवनी से कुछ बोलने वाला था, तभी कार रुक गई। अमन ने जल्दी से कहा कि बॉस, हम पहुंच गए हैं। रणवीर ने हाँ में अपना जवाब दिया और उसने अवनी के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से कहा, जान, हम पहुंच गए हैं, चलिए चलते हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी बाहर की तरफ देखा, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तभी उसने रणवीर को देखकर कहा कि ये तो रणवीर मुस्कुराया और हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी रणवीर अवनी इस वक्त एक ओवरनीच के सामने खड़े थे, जिसका नाम शांति निकेतन था। रणवीर अवनी के एक्सप्रेशंस देख रहा था। उसके गाल पर किस कर कर बोला, जान, आप इतनी हैरान क्यों हैं? रणवीर की किस की वजह से अवनी को थोड़ी सी शर्म आने लगी थी और वो कार से नीचे उतर गई। उसे खुद से भागता देख रणवीर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। रणवीर भी कार से बाहर की तरफ आया और उसने अपने कोट को ठीक किया और सीधा आकर बाहर की तरफ खड़ा हो गया। रणवीर ने अवनी के लोअर बैक में अपना हाथ डाला और अवनी की तरफ देखकर कहा, चलें जान। उसकी ये मीठी सी आवाज़ सुनकर अवनी भी थोड़ा सा मुस्कुराई और हाँ में अपना सिर हिला दिया। रणवीर ने सारे गार्ड्स को देखकर अपनी कड़क आवाज़ में कहा, ये सारा सामान अंदर रखो। रणवीर के कहने पर सारा सामान जो रणवीर ने इस आश्रम के लोगों के लिए मंगवाया था वो सारा अंदर ले जाने लगे। रणवीर और अवनी ने भी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अंदर जाते ही एक मिडिल एज इंसान रणवीर को ग्रेट करते हुए बोला, रणवीर बाबा आप। उस इंसान की बात पर रणवीर ने बिना किसी भाव के बोला, रामू काका, ये सारा सामान अंदर रखवाइए, हम बच्चों से मिलने जा रहे हैं। रणवीर की बात पर उन्होंने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और शांति निकेतन ऑफ नीच रणवीर के दादाजी ने बनवाया था अपनी पत्नी के साथ मिलकर। आज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जहाँ हर ज़रूरतमंद को सहारा दिया जाता था। यहाँ की हर चीज़ रणवीर की स्वर्गवासी दादी शांति जी ने सजाई थी। उनकी कही सारी बातें यहाँ पर मौजूद थीं और सारी यादें यहाँ पर मौजूद थीं, जिस वजह से रणवीर को यहाँ के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। रणवीर अपनी को लेकर गार्डन में आ गया।
जहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें देखकर अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और बच्चों का जैसे ही ध्यान रणवीर पर गया तो वो चिल्लाकर उसके पास आने लगे, आरबी आरबी। रणवीर को आरबी भुलाया करते थे वहाँ के लोग। अवनी थोड़ा सा हैरान हो गई। रणवीर नीचे बैठ गया और सारे बच्चे रणवीर के आगे आकर खड़े हो गए। उन सब बच्चों में दो 8 साल के बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम मिया और सोनू था। वो रणवीर के गले लग गए और बोले, वी मिस यू आरबी। उनकी इस हरकत पर रणवीर ने प्यार से दोनों को देखा और कहा कि आई ऑल्सो मिस यू। रणवीर की बात सुनकर मिया अपनी मीठी सी आवाज़ में शिकायत करते हुए बोली रणवीर से कि अगर आपने हमें मिस किया होता तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए थे। मिया की मीठी सी आवाज़ सुनकर रणवीर खड़ा हुआ और अवनी को बैक हक करते हुए बोला, क्योंकि आपका आरबी आपके लिए एंजल लेने गया था। रणवीर की बात सुनकर सबके चेहरे पर एकदम से मुस्कान के साथ थोड़ी सी हैरानी भी आ गई थी। सारे बच्चे अवनी को देखने लगे, जो ब्लू ड्रेस में सच में किसी एंजल की तरह ही लग रही थी। वहीं अवनी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। उसे रणवीर के इतने ज़्यादा करीब होने से शर्म आ रही थी, जिस वजह से अवनी अपनी नज़रें बार बार चुराते हुए धीरे से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बच्चे हैं, प्लीज़ छोड़िए हमें। अवनी को शर्माता देख रणवीर ने अवनी के एयरलोब पर फुसफुसाते हुए कहा, जान आपके कहने का मतलब क्या है? हम ये सब यहाँ नहीं कहीं और करें। रणवीर की ये मैग्नेटिक आवाज़ सुनकर अवनी की धड़कनें बढ़ गई थीं, जिसे महसूस कर रणवीर अवनी से थोड़ा सा दूर हो गया और उसको छोड़ते ही अवनी 2 कदम आगे होते हुए ठीक से सांस लेने लगी। वहीं सारे बच्चे अवनी को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो सच में उनके सपने की तरह जैसी एंजल थी। वो रणवीर से काफ़ी ज़्यादा कंफर्म करते हुए बोले, क्या सच में हमारी एंजल है ये? उनकी बात पर रणवीर ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाया, जिसे देखकर सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और कूदने लगे। तभी अचानक से मिया नीचे गिर गई। अवनी ने उसे देखा तो वो जल्दी से मिया को उठाती है और प्यार से उसको अपने गले लगाकर सहलाकर बोली, बेटा आप ठीक है ना? गिरने से मिया के घुटने में थोड़ी सी खरोच लग गई थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रखे और रोने लगी। मिया को रोता देख रणवीर का ध्यान भी वहां पर चला गया और उसने अवनी के बगल में बैठी नेहा से प्यार से पूछा, मिया बेटा क्या हुआ? अवनी रणवीर को जवाब देते हुए बोली, गिरने की वजह से इसके घुटने में थोड़ी सी खरोच आ गई है। तभी रणवीर ने विक्की को आवाज़ दी और उसके पीछे खड़ा ही था कि तभी रणवीर ने मिया को अपनी गोद में उठाया और बेंच पर बैठा दिया। अवनी ने मिया के आंसू साफ करते हुए कहा, बेटा आपको कुछ भी नहीं हुआ है, देखो आप बिल्कुल ठीक हो। मिया को रोता हुआ देख अवनी की आंखें भी नम हो गई थीं और उसे देख बाकी बच्चे भी थोड़ा सा घबराने लगे। रणवीर ने आसपास देखा और अमन को सारे बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा, तो अमन वहां पर अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़ा था। उसने सारे बच्चों को आवाज़ दी और कहा कि बच्चों बच्चों मेरे पास आओ, मेरे पास आप सब के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट का नाम सुनते ही सारे बच्चे अमन के पीछे जाने लगे। तो वहीं विक्की वहां पर आया और उसने जल्दी से रणवीर के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया। मिया रोते हुए अवनी को हक करते लेती है और उसने देखा तो अवनी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर ने मिया को देखकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मिया अगर आप बिना रोए दवाई लगवाओगी ना तो मैं आपको 2 चॉकलेट्स दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही मिया ने भी रोना बंद कर दिया और उसने जल्दी से अपनी चमकती हुई आंखों से रणवीर को देखा और पूछा, सच्ची भैया? लेकिन पहले ही रणवीर अपनी जेब में दोनों हाथ डाल लेता है और मिया की ये बात सुनकर रणवीर ने अपनी जेब से 2 चॉकलेट्स निकालकर उसे दे दी। रणवीर को देख अवनी ने अपने मन में कहा कि यहाँ पर ये सारे बच्चों से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं और उन्हें चॉकलेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम पर इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम पर अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। रणवीर अवनी के एक्सप्रेशन से देख रहा था, जिसे देख वो अच्छे से समझ गया था कि अवनी इस वक्त क्या सोच रही है और खासकर उसे ये पता चल चुका था कि अवनी सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही थी।
तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को अवनी और रणवीर का सफ़र? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कहानी में अब बहुत ही अच्छा और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो प्लीज़ आप इस कहानी को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। कहानी में कुछ वर्ड्स थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं, तो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल पर ज़रूर बनाए रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।